फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था 12 नंबर का वायु प्रदूषण एवं उनकी समस्याओं के बारे में हम चर्चा हो रही थी। उसमें हम तक के जल प्रदूषण के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। जल प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। अगला जो बिंदु है वह जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण हमें किन किन कारणों से होता है। किन किन कारणों से होता है जल प्रदूषण? औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योग धंधों में जो औद्योगिक अपशिष्ट बचते हैं, कचरा बचता है, उसको ऐसे बहा दिया जाता है जिसके कारण जल में जाकर मिल जाते हैं और जल प्रदूषण जैसी समस्या हो जाती है। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू वाहित जल, घरेलू वाहित जल, जो घरेलू घर में हम बर्तन धोने के नहाने के जो काम में पानी लेते हैं वो ऐसे बहा दिया जाता है जिसके कारण जल वो पानी है वो आगे जाकर स्वच्छ जल में मिल जाता है और जल प्रदूषण का रूप ले लेता है। खनिज तेल, जो पाइपलाइन समुद्र के नीचे जो पाइपलाइन नीचे होती है, कभी कभी वो लीक हो जाती है तो वो जल प्रदूषण जल में मिल जाती है जिसके जल प्रदूषण हो जाता है। कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट जो बचते हैं उसके कारण क्या होता है जल प्रदूषण होता है। अपशिष्ट, तो ये जल प्रदूषण के कारण है। लिख लो, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वाहित जल, खनिज तेल और कृषि अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वाहित जल, खनिज तेल और कृषि अपशिष्ट जल प्रदूषण के कारण। लिख लो। नोट कर लो ये, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वाहित जल, खनिज तेल, कृषि अपशिष्ट। देखो इसका एक उदाहरण है कि भारत में यमुना नदी के किनारे बसा शहर जो कानपुर है, वहां पर चमड़े परिशोधन का काम होता है, चमड़े का काम किया जाता है और उस काम में जो अपशिष्ट बचता है वो जल में बहा दिया जाता है। जिसके कारण वो जल है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी में जाकर मिल जाता है जिसके कारण आज जो यमुना नदी का जो जल है वो पीने योग्य नहीं बचा है। यमुना नदी का जो जल है वो पीने योग्य नहीं बचा, प्रदूषित है और कानपुर में चमड़ा परिशोधन के कारण जो अपशिष्ट बचता है वो जल में बहा दिया जाता है। तो नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, भारत में यमुना नदी के किनारे भारत में यमुना नदी के किनारे कानपुर शहर में, भारत में यमुना नदी के किनारे कानपुर शहर में चमड़े के परिशोधन से प्रयुक्त जल को, चमड़े के परिशोधन से प्रयुक्त जल को जल में बहा दिया जाता है, स्वच्छ जल में बहा दिया जाता है, प्रयुक्त जल को स्वच्छ जल में बहा दिया जाता है या यमुना नदी में बहा दिया जाता है जिसके कारण यमुना नदी का जल, जिसके कारण यमुना नदी का जल जीवन में पीने योग्य नहीं बचा है, जीवन में पीने योग्य नहीं बचा है। और देखो जल प्रदूषण के उपाय क्या हो सकते हैं, क्या उपाय सकते हैं जल प्रदूषण के? पहला उपाय तो यह है कि हम खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक खाद की जगह किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? जैविक खाद का। और औद्योगिक जो अपशिष्ट है उस जल को पुनः उस
उपचारित करना चाहिए, मतलब उसको ऐसी मशीन लगानी चाहिए ताकि वो जल है जो अपशिष्ट है वो अलग हो जाए और जल वापस क्या हो जाए, स्वच्छ हो जाए। तो औद्योगिक जल को, औद्योगिक अपशिष्ट जल को पुनः उपचारित किया जाए। देखो आप जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, जल प्रदूषण के उपाय पर देखो, रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। नंबर 2 है औद्योगिक अपशिष्ट जल को पुनः उपचारित किया जाए। 3 नंबर है औद्योगिक, 3 नंबर है शवों को नदी के किनारे दफनाने पर रोक लगाई जाए। जब हम शवों को नदी के किनारे दफनाते हैं तो उनका जो कचरा हुआ पानी में बहकर चला जाता है, जल में प्रदूषण हो जाता है। तो शवों को नदी के किनारे दफनाने पर, शवों को अगर तो शवों को नदी के किनारे दफनाने पर रोक लगाई जाए। शवों को नदी के किनारे दफनाने में रोक लगाई जाए। विद्युत ग्रह, अगला है विद्युत ग्रहों की स्थापना की जाए। विद्युत ग्रहों की स्थापना की जाए। विद्युत ग्रहों की स्थापना की जाए। अगला भारत सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट। भारत सरकार का प्रोजेक्ट 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 7 जुलाई 2016 को 300 जगहों पर, 7 जुलाई 2016 को 300 जगहों पर एक साथ ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था। 7 जुलाई 2016 को 300 जगहों पर एक साथ, 300 जगहों पर एक साथ ये प्रोजेक्ट चालू किया गया, तभी इसको 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है नदी के किनारे घाटों का क्या किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, उनको सुधारा जाए। 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट देखो, 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए 300 जगहों पर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को 7 जुलाई 2016 को 7 जुलाई 2016 को 300 जगहों पर 300 जगहों पर
एक साथ 300 जगहों पर एक साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। एक साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका प्रमुख उद्देश्य जिसका प्रमुख उद्देश्य इसका प्रमुख उद्देश्य नदी के किनारे स्थित घाटों का आधुनिकीकरण करना। नदी के किनारे स्थित घाटों का क्या करना? आधुनिकीकरण करना। अगला बिंदु है ध्वनि प्रदूषण। देखो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जब ध्वनि एक निश्चित अनुपात से अधिक होता है, ध्वनि की कुछ मात्रा होती है निश्चित की जाती है, उससे अधिक जो ध्वनि आती है वो ध्वनि प्रदूषण में आती है। जब ये ध्वनि एक निश्चित अनुपात से अधिक हो जाए तो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर बुरा असर पड़ता है। ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है जब ध्वनि एक निश्चित अनुपात से अधिक हो जाए। 80 से 120 डेसिबल ध्वनि है वो किस में आती है? 80 से 120 डेसिबल की जो इकाई है ध्वनि की वो किस में आती है? ध्वनि प्रदूषण में आती है। और इससे कम जो इकाई होती है वो ध्वनि प्रदूषण में नहीं आती। 80 से 120 की जो इकाई है ध्वनि की वो ध्वनि प्रदूषण में आती है, जिससे व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो ध्वनि प्रदूषण में देखो जब ध्वनि एक निश्चित अनुपात से अधिक हो जाए तो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। 80 से 120 के बीच की तीव्रता ध्वनि प्रदूषण में आती है। अब देखो ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है? नॉर्मल बात है, सभी जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाली आवाजों से होता है। वाहनों से निकलने वाली आवाज, उद्योगों से निकलने वाली आवाज, लाउड स्पीकरों से निकलने वाली आवाज और वायुयान तथा जो जेट विमान फाइटर प्लेन वगैरह से निकलने वाली आवाज, यह ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रमुख कारण है। तो देखो ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ध्वनि प्रदूषण के कारण देखो वाहनों से निकलने वाली आवाज, उद्योगों से निकलने वाली आवाज,
निकलने वाली आवाज, लाउड स्पीकरों से निकलने वाली आवाज, लाउड स्पीकरों से निकलने वाली आवाज। अगला लिखो, वायुयान तथा जेट विमानों से निकलने वाली आवाज, वायुयान तथा जेट विमानों से निकलने वाली आवाज, वायुयान तथा जेट विमानों से निकलने वाली आवाज। ये ध्वनि प्रदूषण के कारण थे। ध्वनि प्रदूषण की हानि या प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है शारीरिक क्रियाओं? जब कभी अधिक ध्वनि के कारण, जब कई बार क्या होता है, अधिक ध्वनि के कारण कई बार व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ जाता है। जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका गर्भपात हो जाता है अधिक ध्वनि के कारण। और मनुष्य में चिड़चिड़ापन, बहरापन की समस्या आ जाती है। देखो देखो, पहला ध्वनि प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। पहला लिखो, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला लिखो 2 नंबर, व्यक्ति में चिड़चिड़ापन तथा बहरेपन की समस्या आ जाती है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन तथा बहरेपन की समस्या आ जाती है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन तथा बहरेपन की समस्या आ जाती है। नेक्स्ट, अधिक ध्वनि के कारण कभी कभी मनुष्य, अधिक ध्वनि के कारण कभी कभी मनुष्य अधिक ध्वनि के कारण कभी कभी मनुष्य अस्थायी रूप से अपनी श्रवण क्षमता, सुनने की जो क्षमता होती है वो खो देता है। व्यक्ति बहरा हो जाता है, कान के पर्दे फट जाते हैं, अपनी स्थायी रूप से अपनी श्रवण क्षमता खो देता है। अगला जो बिंदु है वो है, अगला बिंदु है पॉइंट अपना मर्दा प्रदन। मर्दा प्रदन क्या होता है? देखो, या मर्दा प्रदूषण भी बोल सकते हैं हम। मर्दा प्रदूषण, हटी लगाओ, मर्दा प्रदूषण। मर्दा प्रदूषण क्या होता है कि कई बार क्या होता है, प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के कारण भूमि में मानसिक गुण मिल जाते हैं। प्राकृतिक और मानवीय क्रिया होते हैं, जैसे प्राकृतिक में भूकंप, ज्वालामुखी ऐसे होते हैं, और जो कई जहरीली गैसें होती है वो मर्दा में मिल जाती है। मानवीय कारणों के, उद्योगधंधों के कारण जो जहरीली गैसें निकलती है, कृषि में जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण हो जाता है। तो प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के कारण मृदा की क्या होती है, जो गुणवत्ता होती है वो क्या होने लगती है, समाप्त है, उनमें कमी आने लगती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। अन्य नाम मृदा प्रदूषण।
प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के कारण, प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के कारण जब मृदा के गुणों में कमी आने लगती है, जब मृदा के गुणों में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, उससे मृदा प्रदूषण होते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं? पहला प्रभाव था जब मृदा की गुणवत्ता कम होगी तो भूमि है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, बंजर होने लग जाएगी। भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगेगी या उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, नष्ट होने लगेगी। जब उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगेगी तो कृषि भूमि में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कृषि भूमि में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। पहला कारण तो पहला प्रभाव यह होगा कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी या भूमि बंजर होने लगेगी। जब भूमि बंजर होने लगेगी तो कृषि भूमि में क्या आने लगेगी, कमी। अनेक प्रकार के क्या फैल जाएंगे, प्रदूषण फैल जाएंगे और आंखों में जलन और पेचिश संबंधी क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे। मृदा प्रदूषण के प्रभाव है, मृदा प्रदूषण के प्रभाव या हानियां ऐसी भी हो सकती हैं। हानियां देख लो या नुकसान देखिए, देखो पहला कृषि भूमि में कमी आएगी, कृषि भूमि में कमी आएगी। भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। अनेक प्रकार के रोग फैल जाएंगे। अगला है अनेक प्रकार के रोग फैल जाएंगे। आंखों में जलन, अगला लिखो आंखों में जलन तथा पेचिश संबंधी रोग हो जाएंगे। आंखों में जलन तथा पेचिश संबंधी क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे। अगला है बिंदु अपना अम्लीय वर्षा। देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है, मोस्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बिंदु है अम्लीय वर्षा। क्या होती है, देखो जब औद्योगिक कारखानों से, मोटर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो जहरीली गैस है वो निकलकर वायुमंडल में चली जाती हैं और जब वर्षा जल के साथ वापस धरातल पर आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके प्रमुख कारक CO2, NO2 और SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक हैं। NO, CO लिखो अम्लीय वर्षा, हेडिंग लगाओ अम्लीय वर्षा। वर्षा जल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड
वर्षा जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड आदि गैसें धरातल पर आ जाती हैं। उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। प्रमुख कारक लिखो, SO2, NO2, SO2। प्रमुख कारक है NO2, CO2, SO2। देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। अम्लीयता से युक्त जो जल होता है उसका पीएच मान 5 से 2.5 के बीच होता है। अम्लीयता से जिस जल में अम्लीयता हो उसका पीएच मान कितना होता है? 5 से 2.5 के बीच। और क्षारीयता से युक्त जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। देखो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लीयता से युक्त जल का पीएच मान 5 से 2.5 के बीच होता है। 5 से 2.5 के बीच। तथा क्षारीयता से युक्त जल का पीएच मान 7 के बीच, 7 से अधिक होता है। क्षारीयता से युक्त जल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब देखो अम्लीय वर्षा के क्या प्रभाव होते हैं? जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसका क्या क्या हानि होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं? देखो अम्लीय वर्षा के कारण पहला प्रभाव तो यह है कि भूमि की जो उत्पादन क्षमता वो कम होने लगती है। भूमि की उत्पादन क्षमता क्या होने लगती है? कम। क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण जो जहरीली गैसें हैं इसके कारण भूमि की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसके कारण भूमि धीरे धीरे क्या होने लगती है? बंजर होने लगती है। तो उत्पादन क्षमता कम होती है। दूसरा, जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनस्पति और जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है सफेद इमारतें क्या होने लगती है? सफेद इमारतों का रंग पीला पड़ने लगता है। सफेद इमारतें पीली होने लगती है। भूमि बंजर होने लगती है। और वनस्पति व जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और पेयजल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, जिसमें क्योंकि NO2 है, जैसे तो जहरीली गैस है CO2, SO2 वो मिल जाती है। तो देखो अम्लीय वर्षा के प्रभाव, अम्लीय वर्षा के प्रभाव पर देखो मिट्टी की उत्पादन क्षमता घट जाती है। मिट्टी की उत्पादन क्षमता घट जाती है। मिट्टी की उत्पादन क्षमता घट जाती है। पेयजल दूषित हो जाता है। पेयजल दूषित हो जाता है।
ये जो दूषित हो जाता है। अगला देखो, भूमि बंजर होने लगती है। भूमि बंजर होने लगती है। सफेद इमारतें पीली पड़ जाती हैं। भूमि बंजर होने लगती है, सफेद इमारतें पीली पड़ जाती हैं। वनस्पति व जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु अम्लीय वर्षा के बचाव। क्या बचाव हो सकते हैं? देखो, अम्लीय वर्षा के लिए बचाव ये है कि जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं SO2, CO2, NO2 आदि को नियंत्रित किया जाए। आदि को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। व्यक्तिगत जो साधन है उनका कम प्रयोग किया जाए। उनके स्थान पर जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है आदि का प्रयोग किया जाए। अम्लीय मिट्टी को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का, जिप्सम है उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने लगती है। अम्लीय मिट्टी को बचाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाए। तो अम्लीय वर्षा के बचने के उपाय हैं। देखो, पहला, और पुराने वाहनों की समय समय पर क्या की जाए? जांच की जाए। पहला लिखो, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें SO2, NO2 आदि को नियंत्रित किया जाए। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें SO2, NO2 आदि को नियंत्रित किया जाए। अम्लीय मिट्टी को दोनों में लिखो, अम्लीय मिट्टी को बचाने के लिए, अम्लीय मिट्टी को बचाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाए। चूने का प्रयोग किया जाए। अगला लिखो, व्यक्तिगत साधनों का कम प्रयोग किया जाए। व्यक्तिगत साधनों का कम प्रयोग किया जाए। अगला देखो, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। पुराने वाहनों की समय समय पर जांच की जाए। पुराने वाहनों की समय समय पर जांच की जाए।